अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, फतेहपुर में कल जो कुछ भी हुआ उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची गई थी। लेकिन ये लोगों की समझदारी थी कि उन्होंने टकराव के बजाय इस मामले को अलग होना ही ज़्यादा बेहतर समझा। और इस मामले ने जिस तरह से तूल पकड़ा उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि दरअसल एक साजिश के तहत इस मकबरे पर हमला हुआ और इस सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई। सरकार ने इसके में पुलिस ने एफआईआर लिख ली है और सरकार ने आज सदन में इस बात का भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कारण क्या था फतेहपुर के इस कांड के पीछे, आज हम चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। बहन भाइयों, फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ वो हैरान कर देने वाला था। लोग स्तब्ध थे। 11 अगस्त यानी कल को 11 बजे जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से एक भीड़ के समूह ने 200 साल पुराने एक मकबरे पर अटैक किया, तोड़फोड़ हुई, वो किसी को भी देखकर अचरज हुआ कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और वो भी पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में। जिस प्रकार से हिंसा पर आमादा भीड़ ने वहां पर तोड़फोड़ की और पुलिस ने उन्हें कुछ कहा तक नहीं, इससे प्रतीत हुआ कि दरअसल पुलिस को शायद पहले से इसका इल्हाम रहा हो या जानकारी रही हो, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग फतेहपुर की घटना में नहीं किया। तो कारण क्या था? बहनों भाइयों, ये जानकर और भी स्तब्ध करने वाली बात है कि भीड़ को उकसाने का काम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और लगातार पिछले दिनों से आंदोलन चलाकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल कर रहे थे। और जो भीड़ वहां पर पहुंची थी उसका नेतृत्व तो फार्मर एमएलए बीजेपी के विक्रम सिंह कर रहे थे। मामला जब गंभीर हो गया, तोड़फोड़ ज्यादा हो गई, मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो गया मामला, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जिस प्रकार की तोड़फोड़ थी उसकी बेहद आलोचना होने लगी, तो पुलिस ने शाम को इस पर एक एफआईआर लिख ली। इस एफआईआर में 10 लोग नामजद किए गए और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। धाराएं गंभीर लगाई गई, कार्रवाई गंभीर कहने की बात कही गई। लेकिन तकरीबन 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। यह मुद्दा फतेहपुर ही नहीं, आसपास के पूरे इलाके में एक बहुत ही भयानक आग की तरह फैला। बड़ी तादाद में लोग फतेहपुर पहुंचे, काफी लोग भी इधर उधर से भी पहुंचे और पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर एक तनाव का माहौल पैदा हुआ। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश जिन लोगों ने की, क्या यह सुनियोजित था? क्या प्री प्लान्ड था? क्या पुलिस को कोई पहले से ब्रीफिंग थी? और क्यों किया गया? क्या कोई मामला अदालत में विचाराधीन था या कोई फैसला हो गया था? हुआ क्या ऐसा? दरअसल पुलिस प्रशासन ने कठोरता के साथ इसमें रोक भी लगाई थी, लेकिन फिर क्या वजह थी कि बीजेपी के नेताओं को इस पूरी भीड़ का नेतृत्व करना पड़ा? और अब जब यह मामला ओपन हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, तो मुखलाल पाल कह रहे हैं कि जो लोग भीड़ को उकसावा देने वाले हैं वो गलत लोग हैं और ऐसे लोग से दूर रहिए। और वही पाल साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुलाए थे। इसके वीडियो प्रमाण है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सरकार ने आज विधानसभा में बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ, बवाल हुआ। आज सदन नहीं चल पाया। प्रश्नकाल के बाद सरकार ने और सदन में स्पीकर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बहनों भाइयों, सदन के आज सुचारू रूप से चलाई नहीं जा सकी। सदन को स्थगित करना पड़ा। सरकार ने सदन के भीतर यह भरोसा दिया मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाएगी और किसी को इस तरह का प्रदेश का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इस 200 साल पुराने मकबरे का विवाद क्या है? और दूसरा विषय है कि क्या अब हर मकबरे में, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशे जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो आरएसएस के चीफ के उस स्टेटमेंट को याद करना चाहिए जो उन्होंने कहा था कि अगर हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढे जाएंगे तब तो प्रदेश का वातावरण, देश का वातावरण कैसा होगा। आरएसएस चीफ ने इस बात की सावधानी और सतर्कता बरतने को कहा था। तो क्या ये फिर बीजेपी ने कोई कार्रवाई की अपने जिला अध्यक्ष के खिलाफ? अब तक नहीं की है। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अब तक नहीं की है। क्या कोई गिरफ्तार हुआ? अब तक नहीं हुआ। तो हुआ क्या इसमें? बहन भाइयों, मैं इस प्रदेश की जनता को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कि उन्होंने फतेहपुर में जरूर माहौल खराब हुआ, लेकिन इसकी आंच उत्तर प्रदेश के किसी कोने पे नहीं गई। चाहे हिंदू है या मुसलमान हो, सबने इसकी मजम्मत की।
अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस विषय पर क्या कार्रवाई करती है, कितनी कठोर कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होती है। और दूसरा, आज सदन में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठा कि मुखलाल पाल, विक्रम सिंह के खिलाफ, अमित तिवारी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, इनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। सरकार ने पूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है, अब सरकार का आश्वासन है, मानना पड़ेगा। अब देखना है कि कार्रवाई किस बात की होती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है, डिवाइड एंड रूल। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मानव जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मानव तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मनीष शुक्ला, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंद्रभान सिंह, जाने माने पत्रकार हैं।